Welcome to ECE for You, your one-stop channel to master electronics and communication engineering. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवर स्मॉल मॉडल। ईवर स्मॉल मॉडल बेसिकली एक लार्ज सिग्नल एनालिसिस मॉडल है। हम बीजेटी में दो टाइप की एनालिसिस करते हैं, एक तो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस होती है और दूसरी होती है लार्ज सिग्नल एनालिसिस। ठीक है, तो लार्ज सिग्नल एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं ईवर स्मॉल मॉडल। ठीक है, इसमें हम लोग दो डायोड का यूज करते हैं जो कि कपल डायोड होती हैं, और बेसिकली जो हम बीजेटी जो हमारा होता है वो एज ए एम्पलीफायर एक्ट करता है या फिर एज अ स्विच एक्ट करता है। ठीक है, एज अ एम्पलीफायर कब एक्ट करता है? एक्टिव रीजन में, और एज अ स्विच कब एक्ट करता है? सैचुरेशन या फिर कट ऑफ रीजन में। ठीक है, तो बीजेटी में बेसिकली हमारे तीन टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर, और इसके बीच में दो जंक्शन होते हैं। पहला जंक्शन तो होता है एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। अब इन दोनों जंक्शंस को अगर हम लोग डायोड से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा ईवर स्मॉल मॉडल बन जाता है। डायोड से रिप्लेस करने के साथ साथ हमें एक चीज और ऐड करनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट कंट्रोल करंट सोर्सेस। यानी हमें दो डायोड की आवश्यकता पड़ती है, टू डायोड्स वी नीड, एंड टू करंट कंट्रोल करंट सोर्सेस। ठीक है, ईवर स्मॉल मॉडल से बेसिकली हमारा जो बीजेटी है उसमें एम्पलीफिकेशन या फिर एज अ स्विच जो एक्ट करता है उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम लोग ईवर स्मॉल मॉडल को हम लोग थोड़ा सा फिजिकली देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। ठीक, देखिए मैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बना देता हूं। एनपीएन, ये है इमिटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। ठीक है, अगर मुझे इसी को रिप्लेस करना होगा दो डायोड से तो मैं कैसे करूंगा? तो पहली डायोड मेरी ये हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी डायोड मेरी ये हो जाएगी। ठीक, अब इन दो डायोड्स की सहायता से सिर्फ मैं बीजेटी की इस पूरी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझा सकता हूं, इसलिए मुझे दो इसमें करंट कंट्रोल करंट सोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा इमिटर टर्मिनल है, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है, और ये हमारा एक कॉमन बेस टर्मिनल है। ठीक, तो देखिए अगर मैं इसमें एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स यहाँ लगा देता हूँ और एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, एमिटर करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या डायरेक्शन होगी? उसकी डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसमें जो करंट बहेगी उसको मैं आई डैश बोल देता हूँ, इसमें जो करंट बहेगी उसको मैं आई सी डैश बोल देता हूँ। इसकी डायरेक्शन ये है, इधर डायरेक्शन ये। जो करंट कंट्रोल करंट सोर्स है अल्फा आर आई सी डैश और अल्फा एफ आई ई डैश। ठीक है, तो ये करंट कंट्रोल सोर्स, इसकी जो करंट है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो हमारे जो इस डायोड में करंट बह रही है उस पर डिपेंडेंट है, और इस करंट कंट्रोल करंट सोर्स की करंट किस पे डिपेंडेंट है? जो इस डायोड में करंट बह रही है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मैं सीधी भाषा में मैं अगर इमिटर और कलेक्टर करंट दोनों की इक्वेशन लिखूं तो किस तरह से लिखूंगा? आई ई विल बी इक्वल टू व्हाट? आई ई डैश माइनस अल्फा आर आई सी डैश। ठीक है, similarly IC will be equal to what? IC will be equal to alpha F IE dash minus IC dash। ठीक, अब देखिए IE डैश और IC डैश की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सिंपली मैं किस चीज का यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा शॉकले डायोड इक्वेशन का। ठीक है, तो IE डैश की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं सिंपली पुट कर दूंगा IES e टू दी पावर BBE डिवाइडेड बाई VT माइनस 1। ठीक है, और IC डैश की वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगा? ICS e टू दी पावर BC डिवाइडेड बाई VT माइनस 1। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। अब अल्फा आर और अल्फा एफ क्या है? अल्फा आर बेसिकली रिवर्स ट्रांसफर फैक्टर है और अल्फा एफ क्या है? फॉरवर्ड ट्रांसफर फैक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं आई की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है यानी इमिटर करंट की मुझे वैल्यू निकालनी है तो सिंपली मैं क्या करूंगा? आई ई डैश को पुट कर दूंगा,
ई टू दी पावर बी ई अपॉन वी टी माइनस वन, ठीक है, माइनस अल्फा आर आई सी एस ई टू दी पावर वी सी माइनस वी टी माइनस वन। अब देखिए जो रिवर्स ट्रांसफर फैक्टर होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, उसकी वैल्यू अराउंड 0.1 से लेके 0.5 तक हो सकती है मैक्सिमम, और अल्फा एफ की जो वैल्यू होती है वो 0.9 0.8 टाइप की होती है, ठीक है, इतनी वैल्यू होती है। क्योंकि हमें जो मैक्सिमम करंट है वो जो भी एमिटर करंट हमारा इंजेक्ट हुआ है उतना ही करंट, लगभग हमें उतना ही करंट कलेक्टर पे चाहिए, अल्फा एफ की वैल्यू यानी कि 0.9 0.8 के आसपास होती है, ठीक। अब देखिए एमिटर करंट की अगर वैल्यू ये आ गई मेरी, तो ये इस इक्वेशन को मैं इंसर्कल कर लेता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे आईसी की वैल्यू चाहिए तो आईसी की वैल्यू को भी निकालना बहुत ही आसान है। अल्फा एफ आई ई डैश, आई ई डैश क्या हो जाएगा, आई ई डैश बेसिकली हो जाएगा आई ई एस ई टू दी पावर बी बी ई डिवाइडेड बाई बी टी माइनस वन, और माइनस आई सी डैश, आई सी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई सी एस ई टू दी पावर वी सी डिवाइडेड बाई वी टी माइनस वन, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारे इंटरेस्ट की है, पहली इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं एक्टिव रीजन की बात करता हूं, अगर एक्टिव रीजन की मैं बात करूंगा तो उस केस में क्या होगा, एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, यानी बीबीई विल बी ग्रेटर देन जीरो और बीवीसी बीसीबी या बीवीसी विल बी शॉर्टर देन जीरो, ठीक है। उस केस में अब मैं एमिटर करंट की बात करता हूं अगर इसमें, तो जाहिर सी बात है ये वाला टर्म जो है 1 से तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में मुझे सिर्फ आई ई एस को ही कंसीडर करना है, ठीक है। उसके बाद अल्फा आर मैंने लिख दिया, आई सी एस लिख दिया, ठीक है, और पहला टर्म जो है उसमें नेगेटिव हो जाएगा, उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ -1 बचेगा, यानी हमारा जो टोटल करंट बचेगा वो कितना बचेगा, हमारा जो मेनली टोटल करंट बचेगा वो उसकी वैल्यू, ठीक है, ये आएगी, ठीक है। एक्टिव रीजन की बात कर रहा हूं अगर मैं तो, ठीक। और इसी टाइप से अगर मैं कलेक्टर करंट निकालने की बात करता हूं तो कलेक्टर करंट भी मैं इजीली निकाल सकता हूं, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और ये टर्म नेगेटिव होगा तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अल्फा एफ आई ई एस ई टू द पावर बी ई अपॉन वी टी और सिंपली आई सी एस, ठीक है। अब देखिए ये दोनों टर्म तो वैसे ही, क्योंकि कलेक्टर की सैचुरेशन करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, तो उनकी वैल्यू ऑलरेडी बहुत ही कम है, अल्फा आर से मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये नेग्लेक्ट हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दो टर्म को हम लोग वैसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो इमिटर करंट है वो बेसिकली काफी बड़ी वैल्यू हमें मिल रही है, काफी ज्यादा वैल्यू है, और आईसी की वैल्यू भी अल्फा एफ चूंकि हमारा कितना है 0.9 के आसपास है, 0.8 के आसपास है, यानी कि जो मैक्सिमम हमें इमिटर करंट मिल रही है उसकी मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमको कलेक्टर पे मिल रही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो भी कैरियर इंजेक्ट किए गए थे वो सारे के सारे हमें कलेक्टर पे मिल रहे हैं जब हम एक्टिव रीजन की बात कर रहे हैं, इसमें हमें एम्पलीफिकेशन भी मिल रहा है। अब देखिए अगर मैं सेचुरेशन रीजन की बात करूंगा तो क्या होगा, सैचुरेशन रीजन की बात करूंगा तो मुझे कोई एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा, हालांकि मुझे करंट तो मिलेगी लेकिन एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सब्सटेंशियल करंट बहेगी लेकिन कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई ई की वैल्यू को मैं सिंपली अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, बी वी ई अपॉन वी टी, ठीक, और ये टर्म भी पॉजिटिव होगा, आई सी एस ई टू दी पावर वी वी सॉरी वी सी अपॉन वी टी, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं आई सी को लिख दूंगा आई ई एस ई टू दी पावर बी वी अपॉन वी टी और आई सी एस ई टू दी पावर वी सी अपॉन वी टी, उसको मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों करंट जो है वो सब्सटेंशियल करंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों करंट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी इसमें हमें कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं मिल रहा है, दोनों की वैल्यूज जो है वो काफी ज्यादा है लेकिन एम्पलीफिकेशन कुछ नहीं है, तो एज अ शॉर्ट सर्किट ये बिहेव करता है, ठीक है। दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस हैं यानी करंट का फ्लो जो है वो इजिली हो रहा है, ठीक। अगर मैं कट ऑफ रीजन की बात करता हूं तो उस केस में क्या होगा, कट ऑफ रीजन में आप दोनों को रिवर्स बायस कर दोगे, ठीक है।
दोनों को रिवर्स बायस कर दोगे तो क्या होगा, तो मैं सिंपली अगर IE की वैल्यू को लिखना चाहूँ तो ये टर्म हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो सिर्फ मुझे IES मिलेगा, ठीक है, और वो भी निगेटिव हो जाएगा तो उसको भी नेगलेक्ट कर देता हूँ मैं, तो अल्फा आर ICS मिल रहा है, ठीक। और IC की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये टर्म को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, तो अल्फा एफ IES माइनस में प्लस ICS, ठीक है। तो मुझे रिवर्स सैचुरेशन करंट्स के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि करंट की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम मिल रही है मुझे, तो उस केस में हमारा जो सिस्टम है वो एज अ ओपन स्विच काम करेगा, ठीक है। अगर मुझे इसको सर्किट में देखना हो तो किस तरह से देखूंगा मैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए सॉरी, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका एमिटर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर IE डैश बह रही है, यहाँ पर IC डैश बह रही है, IC सॉरी, ठीक है। अगर मुझे सर्किट में देखना हो, ठीक है, तो कट ऑफ रीजन की अगर बात करूंगा तो हमारे डायोड्स क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट हो जाएंगे। अगर डायोड्स ओपन सर्किट हो जाएंगे तो हमारी करंट क्या बहेगी, ऑलमोस्ट जीरो बहेगी। अगर हम सैचुरेशन रीजन की बात करेंगे तो ये हमारे डायोड्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे एक तरह से। शॉर्ट सर्किट हो जाने से हमें जो करंट मिलेगी वो क्या होगी, सब्सटेंशियल करंट उसमें बहेगी हमारी, ठीक है। तो देखिए, तो इजिली हम लोगों ने देखा है कि कट ऑफ रीजन में एज अ ओपन स्विच, सैचुरेशन रीजन में एज अ क्लोज स्विच, और एक्टिव रीजन में एज एन एम्पलीफायर एक्ट करता है। तो बेसिकली यूआर स्मॉल मॉडल बेसिकली क्या है कि हमारा जो बीजेटी है उसको डायोड्स में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मेरे दो जंक्शन है उसको हम लोग डायोड में रिप्रेजेंट कर देते हैं और करंट कंट्रोल करंट सोर्स का हम लोग उसमें यूज करते हैं। तो ये बीजेटी का बेसिकली क्या था, ये बीजेटी का लार्ज सिग्नल एनालिसिस था, ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर जो बीजेटी के कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको देखेंगे, और उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, उनके यूजेस होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। Welcome to ECE for You, your one-stop channel to master electronics and communication engineering.